हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग पिछली क्लास को देख कर आए होंगे और क्लास का लाभ उठा रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने केनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तार से पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग कुछ आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? कुछ आर्थिक समस्याएं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं क्या है? कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में घटित होती है। तो पहली घटना है स्लो डाउन। क्या है यह? खासकर अखबारों में और आर्थिक संदर्भ में देखने को आता है यह स्लो डाउन। तो समझते हैं स्लो डाउन क्या है। समझते हैं स्लो डाउन क्या है। तो स्लो डाउन को बुकाने का मतलब जब जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वह कम हो जाता है। क्या होता है? जब जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्लो डाउन कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर कम होने लगती है। कम होने लगती है हालांकि वह सकारात्मक रहती है। सकारात्मक रहती है अर्थात स्लो डाउन में जीडीपी पहले की तुलना में तुलना में कम वृद्धि दर से बढ़ता यानी जो स्लो डाउन में है, यानी स्लो डाउन में क्या होता है? एक जो जीडीपी ग्रोथ है वह क्या होता है? वह निगेटिव नहीं होता है, यानी बढ़ते ही रहता है। यानी एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये मुझे टाइम t1 है, टाइम t2 है और टाइम t3 है। तो जीडीपी मान लीजिए टाइम t1 पर जीडीपी 100 रहा है, टाइम 2 पर जीडीपी 105 रहा है और टाइम 3 पर जीडीपी 108 हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ भी जीडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ग्रोथ रेट देखें, ग्रोथ रेट देखिए, यहाँ कितना परसेंट? 5% हुआ और यहाँ लगभग 3% हुआ। लेकिन देखिए यहाँ 5% था, लेकिन यहाँ 5 से क्या हो गया? कम हो गया, यानी लेकिन निगेटिव नहीं हुआ। क्या हुआ? निगेटिव नहीं है। ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, लेकिन 5 से पहले वाले ग्रोथ रेट से क्या हो गया? कम हो गया। यही क्या करता है? यही स्थिति स्लो डाउन करता है। चलिए इसको एक हम ग्राफ की तरह समझते हैं। इसकी तरह ग्राफ जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं जीडीपी। क्या? जीडीपी, और ये हो गया हमारा
टाइम। यानी अब देखिए ये हो गया ओरिजिन, तो हमारा जो ग्राफ इसमें बनता है, ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ रहा था, ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ग्राफ ऐसे बढ़ने लगता है। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इस पॉइंट से स्लो डाउन शुरू हो गया। क्या हो गया, स्लो डाउन शुरू हो गया। यानी यहाँ जो वर्टिकल एकदम तेजी से जीडीपी बढ़ रहा था, उसमें क्या हो गया, उस बढ़ोतरी में स्लो हो गया। अब जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीमे गति से बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा T0। यानी अब इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत धीमे बढ़ रहा है। अगला हम अब देखिए, चलिए आगे, स्लो डाउन में पढ़ लिया। अगला है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। क्या है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक होती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या, जब यदि ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है, पहली बार किसी भी तिमाही में नकारात्मक हो जाती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन ही कहेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स टर्म है, क्या आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। इसे क्या कहेंगे, तो यानी ग्रोथ रेट किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक होती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति कहेंगे। चलिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अगला है तीसरा पॉइंट, रिसेशन। क्या है, रिसेशन यानी मंदी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मंदी कह सकते हैं। रिसेशन क्या होता है, ग्रोथ लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक बनी रहती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, किसी भी तिमाही में एक बार अगर नेगेटिव हो जाती है तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। लेकिन इसमें लगातार कम से कम 2 तिमाहियों में क्या होता है, नेगेटिव बना रहता है तो उसे मंदी कहते हैं। यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए, कम से कम 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक है, निगेटिव बनी रहती है, तो इसे रिसेशन यानी मंदी
कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। ये हो गया हमारा रिसेशन, यानी ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाही के लिए नकारात्मक नेगेटिव रहती है, तो उसे क्या करेंगे? उस स्थिति को मंदी कहेंगे। चौथा है डिप्रेशन। क्या है? डिप्रेशन। इसे हम महामंदी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? महामंदी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? रिसेशन। इसमें क्या होता है? रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। रिसेशन प्लस डिफ्लेशन यानी अस्फीति। ये क्या है? डिफ्लेशन क्या है? तो डिफ्लेशन का मतलब है वस्तु की कीमतों का गिर जाना। वस्तुओं की कीमतों का गिर जाना, यानी एक तो रिसेशन है, एक तो ग्रोथ रेट निगेटिव है, और साथ साथ अस्फीति की घटना हो जाती है, वही वस्तु की कीमत क्या होती है? गिर जाती है। तो वो क्या कहलाता है? वह डिप्रेशन की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? वह डिप्रेशन यानी महामंदी की स्थिति कहलाती है। चलिए अगला है मेल्ट डाउन। क्या है? मेल्ट डाउन। ये क्या है? तो मेल्ट डाउन शेयर बाजार में, ये क्या कहलाता है? शेयर बाजार में भारी गिरावट क्या कहलाता है? मेल्ट डाउन कहता है। यानी शेयर बाजार का अगर रेट लगातार कम हो रहा है, एकदम अचानक गिर गया, तो क्या कहता है? उस स्थिति को मेल्ट डाउन की स्थिति कहते हैं। तो ये हो गया हमारी अर्थव्यवस्था में आने वाली कुछ समस्याएं। ये क्या है? अर्थव्यवस्था में आने वाली समस्याएं। अब जब समस्याएं हैं तो इनका निदान भी होगा। तो चलिए अब इसका निदान देखते हैं। इसका निदान क्या होता है? तो इसके निदान को हम लोग कहते हैं क्या? इसके निदान को हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं? जब पिछले जो समस्या पढ़े इसके निदान को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। चलिए स्टिमुलस के बारे में लिखते हैं। क्या है? तो यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का मिश्रण है जो स्लो डाउन, मंदी आदि समस्याओं को समाधान के लिए लाया जाता है। क्या है? यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का एक मिश्रण है। नीतियों का एक मिश्रण है जो स्लो डाउन, मंदी आदि समस्याओं के समाधान के लिए लगाया जाता है। समाधान के लिए लाया जाता है।
लाया जाता है। ये क्या कहलाता है? यह स्टिमुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। तो स्टिमुलस को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? डायग्राम। और उसमें हम लोग स्टिमुलस को अच्छा से समझ रहे। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं। तो क्या है हमारा? हमारा है स्टिमुलस। ये हो गया क्या? क्या है स्टिमुलस? स्टिमुलस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? स्टिमुलस जो है कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन? एक है मॉनेटरी। क्या है? मॉनेटरी स्टिमुलस, यानी मौद्रिक। मौद्रिक स्टिमुलस। मौद्रिक स्टिमुलस। और दूसरा है राजकोषीय। क्या है? फिस्कल। FIS, फिस्कल स्टिमुलस, यानी राजकोषीय स्टिमुलस। राजकोषीय स्टिमुलस। ये दो स्टिमुलस दो प्रकार के। कौन कौन? मॉनेटरी और फिस्कल। देखिएगा फिस्कल लिखना है FI से। ठीक है। तो अगला है, अब मौद्रिक स्टिमुलस जो है इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। मौद्रिक स्टिमुलस भी दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार से हो सकता है। किस किसके? एक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कीजिए? कम कीजिए। क्या कीजिए? यानी ब्याज दर गिराया जाना, यानी ब्याज दर को कम कर देना। इससे क्या होगा? इसका यह होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगी? GDP ग्रोथ होगा, GDP बढ़ेगा। अगला है इंक्रीज इन लिक्विडिटी। क्या है? इंक्रीज इन लिक्विडिटी, यानी तरलता में वृद्धि। तरलता में वृद्धि अभी कैसे करेंगे? तरलता में वृद्धि कैसे होगा? तो तरलता में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या करता है? बॉन्ड खरीदता है। क्या करता है? बॉन्ड खरीदता है। बॉन्ड खरीदेगा तो लोगों को क्या देगा? पैसा देगा। यानी सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदेगा तो लोगों को पैसा देगा, और जब लोगों को पैसा देगा तो वही तो पैसा है। तो क्या कहलाती है? पैसा ही तरलता कहलाती है। ये हो गया क्या? मॉनेटरी स्टिमुलस के दो रूप। अब अगला है राजकोषीय स्टिमुलस, यानी फिस्कल। क्या है? फिस्कल। फिस्कल में तीन रूप हैं। क्या क्या? यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी। यानी जी मतलब पिछले पढ़े हम सरकारी खर्च। सरकारी खर्च क्या होगा? सरकार खर्च को बढ़ाएगी। दूसरा क्या करेगी? टैक्स, यानी कर में कमी लाएगी। इससे विशेष करके
आयकर, क्या इनकम टैक्स क्या करेगी, कम करेगी। तो लोग क्या करेंगे, अधिक निवेश करेंगे और उनको टैक्स नहीं देगा तो वो बढ़ चढ़ कर क्या करेंगे, पैसा को खर्च करेंगे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होने के चांस बढ़ेंगे। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, सरकार क्या देगी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देगी। तो लोग क्या करेंगे, लोग बेनिफिट को क्या करेंगे, निवेश करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ये हो गया स्टिमुलस के दो प्रकार, मॉनेटरी और राजकोषीय। राजकोषीय में तीन, सरकार खर्च बढ़ाएगी, टैक्स को कम करेगी और इन्वेस्टर सब्सिडी को बढ़ाएगी। तो इसमें कहा जाता है, एक बात महत्वपूर्ण है, इसे नोट लिखना होगा, नोट के रूप में लिखना होगा। इसे यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि मंदी में मौद्रिक स्टिमुलस मंदी में मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। क्या क्या रहता है, मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। ये हो गया नोट में याद करने वाली बात। तो ये रहा हमारा क्या, ये हमारा अर्थव्यवस्था में आने वाली कुछ समस्याएं और उन समस्याओं से निजात पाने में, निजात कैसे पाया है, उसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आशा करता हूँ कि ये बातें क्या होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है और ये क्लास आप लोगों की समझ को बेहतर बनाने में उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।